नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना खास है कि आप अंत तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। कल्पना कीजिए, आपने मेहनत की कमाई से एक फ्लैट बुक किया, सोचा रेंट से हर महीने 20 से 25 हजार आएंगे, रिटायरमेंट सेट हो जाएगा। लेकिन अचानक कोर्ट का एक फैसला आता है और आपका वो इन्वेस्टमेंट सट्टेबाजी की कैटेगरी में चला जाता है। प्रोटेक्शन गायब, बिल्डर मुस्कुराता हुआ सिर्फ पैसा लौटाता है, ब्याज नहीं, मुआवजा नहीं। यही होने वाला है दोस्तों, अगर रेरा में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की नई कैटेगरी आ गई। और ये कोई हवा में बात नहीं। 12 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मानसी बरार फर्नांडिस केस में जो जजमेंट दिया, उसने रेरा को भी हिला कर रख दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कहां से शुरू हुई ये आग, रेरा में क्या क्या बदल सकता है, मिडिल क्लास का क्या होगा, बिल्डर को क्या तोहफा मिलेगा, और सबसे जरूरी आपको अभी से क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले रेरा का मौजूदा ढांचा समझ लो। आसान शब्दों में, रेरा एक्ट 2016 में सिर्फ 3 पार्टियां हैं, अलोटी यानी आप, ब्रोकर और बिल्डर। सेक्शन 2D कहता है जिसे फ्लैट अलॉट हुआ, बुक हुआ, बिका, वो अलॉटी है। चाहे आप पहला घर ले रहे हो, बच्चों के लिए या दूसरा फ्लैट रेंट पर चढ़ाने के लिए, सबको सेम प्रोटेक्शन। देरी हुई तो सेक्शन 18 के तहत रिफंड प्लस 10.75% ब्याज प्लस मुआवजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, सब एक जैसे नहीं। मानसी बरार केस में कोर्ट ने IBC के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर को 2 हिस्सों में बांटा, जेन्युइन होम बायर्स जो रहने के लिए लेते हैं और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर जो प्रॉफिट के लिए मल्टीपल यूनिट्स बायबैक डील वगैरह करते हैं। स्पेकुलेटिव वालों को IBC में वोटिंग राइट्स नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। और कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी, रेरा अथॉरिटी को मजबूत करो, यूनिफॉर्म रूल्स बनाओ, मॉडल एग्रीमेंट में डेविएशन को स्पेकुलेशन का सबूत मानो। यानी रेरा में भी यही आ सकता है, अलग कैटेगरी। अब जरा सोचो, अगर रेरा में स्पेकुलेटिव कैटेगरी आ गई तो क्या क्या बदलेगा। पहला, अलॉटी की डेफिनेशन चेंज, सब कैटेगरी बनेगी। पहला, जेन्युइन होम बायर यानी फुल प्रोटेक्शन, रिफंड प्लस ब्याज प्लस कंपनसेशन। दूसरा, स्पेकुलेटिव, सिर्फ प्रिंसिपल या कम ब्याज। डॉक्यूमेंटेशन सख्त होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं रहने के लिए ले रहा हूं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। एग्रीमेंट में रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, ROI जैसे शब्द लिखे तो सीधा स्पेकुलेटिव कैटेगरी में। मल्टीपल यूनिट्स बुक की, स्पेकुलेशन। बायबैक क्लोज, स्पेकुलेशन। नेसेंट प्रोजेक्ट्स में 70% पैसे अलग अकाउंट में रखना पहले से था, अब सख्ती से चेक होगा। रेरा अथॉरिटी में लीगल एक्सपर्ट्स, कंज्यूमर एडवोकेट्स अनिवार्य होंगे। हर स्टेट को 6 महीने में सेंटर के साथ कंसल्ट करके यूनिफॉर्म रूल्स बनाने हैं। यानी 2026 तक नया रेरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब असली सवाल, आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे। मान लो आप मिडिल क्लास इंजीनियर हो और एक फ्लैट रहने के लिए, दूसरा रेंट के लिए। क्या आप स्पेकुलेटिव हो? कोर्ट कहता है मल्टीपल यूनिट्स इज इक्वल टू स्पेकुलेशन का इंडिकेटर। लेकिन दोस्तों, रेंट तो लेजिट बिजनेस है। टीचर, डॉक्टर, रिटायर्ड ऑफिसर सब रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं। FD में 6 से 7%, प्रॉपर्टी में 3 से 4% रेंट प्लस 8 से 10% एप्रिसिएशन। लेकिन अब ये रिस्क में है। सीनियर सिटीजन यानी 60+ वाले तो और मुश्किल में, उनके पास ऑप्शन ही क्या। स्टॉक रिस्की, गोल्ड महंगा, प्रॉपर्टी में इमोशन भी जुड़ा, बच्चों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सस्पेक्ट। संविधान के आर्टिकल 14 की बराबरी का सवाल। NRI वो तो 4 से 5 फ्लैट लेते हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR। अब विदेश से पैसा कम आएगा, FDI प्रभावित होगी, इंडियन इकोनॉमी को झटका लगेगा। बिल्डर को तो जैसे दिवाली का तोहफा मिल गया, वो आसानी से प्रूव कर देंगे, देखो सर एग्रीमेंट में रेरा मॉडल से डेविएशन है, मल्टीपल बुकिंग है, बायबैक है, स्पेकुलेटिव। पेनल्टी से बच जाएगा, बोझ बायर पर। प्रूव करो कि आप जेन्युइन हो। मिडिल क्लास के पास लीगल नॉलेज कहां है। वकील की फीस 50,000 से शुरू होती है। बिल्डर जानबूझकर कंफ्यूजिंग क्लॉज डालेंगे, स्टेट वाइज फर्क दिखेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी अलग अलग डेफिनेशन। एक स्टेट में जेन्युइन, दूसरे स्टेट में स्पेकुलेटिव।
फोरम शॉपिंग, आईबीसी, रेरा, कंज्यूमर कोर्ट, अलग अलग ट्रीटमेंट। रेरा अथॉरिटी के पास पहले से 50,000 प्लस केस पेंडिंग है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग, एआई, मशीन लर्निंग चाहिए। पैसा कहां से आएगा? डाटा प्राइवेसी का झमेला, सेक्टर पर मैक्रो इंपैक्ट। रियल एस्टेट जीडीपी का 6 से 7% देता है। 2030 तक 12 से 15 का टारगेट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ड्राई होगा। प्रोजेक्ट्स सिर्फ जेन्युइन बायर्स से नहीं चलते, इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। प्राइस क्रैश या स्टेगनेशन, बैंक लोन देने में कतराएंगे क्योंकि रिकवरी मुश्किल दिखेगी। पैसा स्टॉक, गोल्ड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स में शिफ्ट होगा। सिंगापुर, कनाडा में फॉरेन बायर टैक्स है, लेकिन क्लियर डेफिनेशन नहीं है। इंडिया में वैग डेफिनेशन इज इक्वल टू कंफ्यूजन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह है। पहला, एग्रीमेंट में रहने के लिए पर्सनल यूज लिखवाओ। रेंटल, आरओआई शब्द अवॉइड करो। दूसरा, सिंगल यूनिट लोगे तो सेफ, मल्टीपल में रिस्क रहेगा। तीसरा, एग्रीमेंट चेक करो, कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए। चौथा, लीगल एक्सपर्ट से ड्राफ्ट करवाओ। पांचवा, रेरा पोर्टल पर रजिस्टर प्रोजेक्ट चेक करो। छठा, रेंटल के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेट्स देखो। अभी सेफ है। अब बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप की। दोस्तों, 6 महीने में कंसल्टेशन, 1 से 2 साल में नया फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग चाहिए। गवर्नमेंट को क्लियर कहना चाहिए, रेंटल इज इक्वल टू लेजिट, स्पेकुलेशन नहीं। थ्रेशहोल्ड सेट करो। दूसरा, प्रॉपर्टी तक जेन्युइन, उससे ज्यादा स्क्रूटनी। सीनियर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं, बैलेंस चाहिए, स्पेकुलेशन कंट्रोल, लेकिन जेन्युइन इन्वेस्टमेंट को मत मारो। दोस्तों, ये जजमेंट गेम चेंजर है। जेन्युइन होम बायर्स को डरने की जरूरत नहीं, बस डॉक्यूमेंटेशन स्मार्ट रखो। रेंटल इन्वेस्टर्स अभी से अलर्ट रहे, बिल्डर सावधान रहे, मॉडल एग्रीमेंट फॉलो करो, वरना पेनल्टी लग सकती है। सरकार क्लियर पॉलिसी लाए, यूनिफॉर्म रूल्स लेकर, लोकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।